और भारत एक बहुत उन्नत और बहुत आधुनिक सभ्यता थी, जिसमें हमारे गुरुकुल थे, जिसमें हमारे वैदिक व्यवस्था थी, वैदिक चिकित्सा व्यवस्था था, जिसमें संस्कार आचार व्यवहार से चलता था समाज, बाजार से नहीं चलता था। जैसे आज पूरी समाज बाजार पे निर्धारित है, बाजार पे डिपेंडेंट है, वैसा नहीं था। तो वो चलता 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 फिर एक बार हमको जब आजकल पढ़ाया जाता है किताबों में कि बताओ भारत का खोज किसने किया था, तो हम भी और बचपन में पढ़ते थे, तो हम एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता था, भारत का खोज किसने किया था, तो हम लिखते थे वास्को दा गामा। और आज भी हमारे शायद बच्चे ये पढ़ रहे होंगे, लेकिन कभी कभी थोड़ा अलग तरीके से सोचना चाहिए। तो मैंने सोचा यार, भारत में वास्को दा गामा खोज कैसे किया, क्या उसके पहले भारत नहीं था क्या? भारत तो बहुत दिन से है, ये तो महाभारत काल, रामायण काल, उससे भी पहले काल से, आदि सनातन काल से भारत है। तो भारत तो वैसे का वैसा था, फिर खोज किसने किया? तो मेरे को फिर लगा, अरे यार वैसे खाली लिखा हुआ है, मतलब हमको गरीब बताया गया है कि हम लोग गरीब थे, भूखमरी थे, हम भूखे मर रहे थे, हमारे यहाँ बीमारी हुआ करती थी, हमारे पास कोई धन धान्य नहीं था, समृद्धि नहीं थी, ऐसा हमें बताया गया है। लेकिन ऐसा एक्चुअल में ये इतिहास नहीं है, क्योंकि जब हम मुद्रा व्यवस्था को देखते हैं तो सोने और चांदी में हमारे लोग ट्रेड करते थे। आपस की जो लेन देन थी वो मानक भित्तिक मुद्रा थी, और कोई बीमारी नहीं था भारत के आदिकाल में। जो भी समाज जैसे चलता था, ना बीमारी थी, ना भूखमरी थी, ना महंगाई थी, ना किसी भी प्रकार का शोषण था, ना कोई अन्याय था। तो फिर ऐसा कॉन्ट्राडिक्ट क्यों हो रहा है? फिर हमने देखा कि ये जो रुपया सिस्टम जो आया, जब नामकरण हो गया रुपया का, और उसके बाद फिर ब्रिटिश आ गए, तो ब्रिटिशर्स ने देखा कि यार ये जो सभ्यता है, ये शायद सबसे आधुनिक, सबसे उन्नत, सबसे समृद्ध सभ्यता है भारत का। तो इसको हरा पाना, इनको गुलाम बनाना इतना आसान नहीं है। तो उन्होंने फिर, क्योंकि भारत के लोग भोले वाले थे और उधर खाली जवानी चलता था। देखिए हमारा कहावत में है, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये कहावत कहाँ से आई? क्योंकि लोग इतने सच्चे थे कि प्राण त्याग देंगे लेकिन वचन में खड़े रहेंगे। जो वचन दे दिया मतलब दे दिया। तो इस तरीके का कल्चर का हमारा समाज था। ठीक है, देखा कि जवान के पक्के हैं, काम के पक्के हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। परिवार बड़ा है, परिवार में एकता है, समाज में एकता है, सब एक दूसरे को मतलब हेल्प कर रहे हैं, यानी कि कोऑपरेशन बेस्ड समाज था। कंपटीशन नहीं था, कोऑपरेशन था, सह अस्तित्व। तो इस तरह का समाज को तोड़ना कैसे संभव है? तो उनका नजर गया कि लेन देन की जो व्यवस्था है, ये मुद्रा की जो व्यवस्था ये लोग अडॉप्ट किए हुए हैं, इनका चल रहा है, वो पूरा स्टैंडर्ड फिक्स्ड है। क्योंकि एनर्जी स्थिरांक है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म लेती है, बदलती है, उसकी मात्रा में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम बात करेंगे, 1990 में 1 किलो आटा जितनी कैलोरी की एनर्जी देती थी, आज भी तो उतनी दे रही है ना। लेकिन 1990 में 1 किलो आटा 50 पैसे में मिल जाता था, और आज वो 35 रुपया हो गया। मतलब 1990 में अगर 1 किलो आटा कमाने के लिए मैं जितना मेहनत कर रहा हूं, आज भी तो उतना मेहनत कर रहा हूं ना? नहीं, आज उतना मेहनत नहीं कर रहा हूं, उससे ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, क्योंकि उसका जो मूल्य है वो 35 रुपया हो गया है। तो ऐसा सिस्टम भारत में नहीं था, क्योंकि मानक स्थिरांक था, मूल्य कभी बढ़ते नहीं थे द्रव्य और वस्तु के, क्योंकि उसका मापने का बाट ऑलरेडी तय था। तो इसी को देखते हुए उन्होंने फिर, जब ब्रिटिश इंडिया मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में धीरे धीरे अपना शासन बढ़ाने लगी, अपना पतियारा जो अपना जो पहुंच है वो बढ़ाने लगी, तो उन्होंने फिर पहली बार 1 मई 1793 को 1793 को रेगुलेशन XXXV के द्वारा ये डॉक्यूमेंटेड किया, और भारत के मुद्रा व्यवस्था को उन्होंने अपना लिया और उसको कागज में लिखित किया। वहां से 1818 तक, 1835 तक भी उन्होंने ज्यों का त्यों अपनाया, कोई चेंजेस उसमें नहीं किया। यानी कि एक
और 1 रुपया यानी 1 मुद्रा चांदी का सिक्का 11.664 ग्राम चांदी और 10 रुपया यानी कि मोहर 11.664 ग्राम सोना, उसको अपनाया। उसको धीरे धीरे उन्होंने फिर उसका कूटकरण चालू किया। अगर उसका कूटकरण का आप इतिहास देखेंगे तो वो पहली बार जो कूटकरण हुआ वो 1862 में हुआ। 1862 में उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश इंडिया एक्ट VIII ऑफ 1862 के द्वारा उन्होंने जो 10 रुपया का एक मोहर का जो मूल्य होता था 11.664 ग्राम सोना, उसको बदल के उन्होंने 7 ग्राम कर दिया। जैसे कि हम कह सकते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर को जो मानक है उसको बदल के कर दिया 70 सेंटीमीटर। तो 70 सेंटीमीटर में तो 1 मीटर नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने कागज में उसे बदल दिया, कागज में लिखित करके उसे बदला। ठीक है, उनका शासन था, बदला, उसके भी विरोध हुए, बहुत सारा आंदोलन हुआ होगा। 1857 का आंदोलन के बाद ही उन्होंने बदला, उसके बाद भी उसका विरोध बहुत हुआ। फिर 1882 आते आते उन्होंने एक और, क्योंकि उस वक्त तक मुद्रा किस फॉर्म में था, सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, और उससे जो नीचे की इकाई थी वो दमड़ी थी, दाम जिसको बोला जाता था, तो वो चलता रहा। लेकिन 1882 आते आते उन्होंने एक पेपर करेंसी एक्ट लेके आए, और पेपर करेंसी एक्ट में उन्होंने पहली बार बदला, क्या बदला, एक्सचेंज का स्टैंडर्ड को बदल दिया। जो 10 रुपया का एक मोहर हुआ करता था उसको 15 रुपया का एक मोहर कर दिया। 15 रुपया का एक मोहर, यानी कि मान लीजिए आपके पास आज के डेट में 300 रुपया है। उस वक्त का एक उदाहरण लेते हैं, किसी के पास 300 रुपया है और वो सोच रहा है कि अगले दिन जाके वो, क्योंकि 10 रुपया में एक मोहर होता था तो 30 मोहर मिल जाएंगे और वो एक्सचेंज कर लेगा। लेकिन ये कागज में एक एक्ट आ गया उसी रात को, और अगले दिन नियम हो गया कि 15 रुपया का एक मोहर, यानी कि उसको 30 मोहर के बदले अब 20 मोहर मिलेंगे। और ये मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा लूट था, जिसमें 33.33% धन भारत के लोगों के हाथों से छीन लिया गया, केवल एक कागज का एक्ट से। और ये लूटपाट यहां खत्म नहीं हुई। जब इसके लिए, उस वक्त कलकत्ता राजधानी हुआ करता था भारत का, और जब इसके लिए इतनी आंदोलन हुआ, इतनी सारे विरोध हुए, बहुत लोग रास्ते पे आए, बहुत सारा चीज हुआ, तो फिर 1906 में इन्होंने बोला कि नहीं, अब इसकी जो वस्तु, जो विनिमय मूल्य है रुपया वर्सेस मोहर का, उस रेशियो को 15:1 रखेंगे, और उसको डॉक्यूमेंट कर दिया उन्होंने कि इससे आगे और चेंज नहीं करेंगे। लेकिन फिर 1934 में, देश तो आज़ाद हुआ नहीं था, लेकिन आरबीआई, क्या जल्दी थी मालूम नहीं, लेकिन हिल्टन यंग कमीशन आके आरबीआई को रेकमेंड करके आरबीआई को एक एक्ट बना के, फिर कागज आ गया, एक्ट बना के पारित कर दिया, आरबीआई एक्ट 1934। और 1940 आते आते आरबीआई एक्ट आई भी ऑफ 1940 में, जो 10 रुपया में 7 ग्राम का जो मोहर मिलता था, वो 7 ग्राम को फिर कम कर दिया और उसको 2.6 ग्राम कर दिया। मतलब अभी मीटर का जो मापने का बाट है, वो जो 100 सेंटीमीटर को पहले 1862 में 70 सेंटीमीटर किया, फिर 1940 में उसको कर दिया 26 सेंटीमीटर। मतलब 26 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर हो गया। हो सकता है क्या, लेकिन रुपया में कर दिया कि 7 ग्राम से उसको फिर 2.6 ग्राम मोहर का वजन घटा दिया, सोने का कीमत घटा दिया, यानी कि रुपया घटा दिया। रुपया में जो सोने की मात्रा थी वो मात्रा घटा दिया। चलो ठीक है, हम तो आजाद नहीं थे 1940 तक, फिर 1947 में हम आजाद हुए। और जब आजादी हुई तो बहुत खुशी की बात है, बहुत बढ़िया हुआ, आजाद हुए हम। लेकिन आजादी के बाद 1966 में फिर आरबीआई एक्ट 6 जून 1966 को, जो 2.6 ग्राम का मोहर था, वो मोहर का वजन फिर घटा के 1.1 ग्राम कर दिया, यानी कि 11 सेंटीमीटर में 1 मीटर कर दिया। ये केवल कागज में नियम पारित करके,
क्या आप लोग एक बार सोचिए, नियम पारित करके मीटर के मापक या मानक को बदला जा सकता है क्या? जो दूरी है उसकी मापने की जो इकाई है वो क्या है? मीटर है। और मीटर की इकाई का मानक क्या है? 100 सेंटीमीटर है। तो 1835 में 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर हुआ, और 1862 में 70 सेंटीमीटर 1 मीटर हो गया, 1940 में 26 सेंटीमीटर 1 मीटर हो गया, और 1966 में आज़ादी के बाद 11 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर हो गया, और 1990 आते आते 0 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर हो गया। यानी कि आरबीआई एक्ट ऑफ 1991 में 10 रुपया का जो के एक्सचेंज में एक मोहर मिलता था, वो मोहर बिल्कुल 0 हो गया, कोई सोना मिलने का प्रावधान नहीं रहा। तो भाई साहब, ये सोना चांदी जो पेपर करेंसी एक्ट जब 1882 में बनाया था, कि वैसे बना दिया था? पेपर करेंसी एक्ट कैसे बना? यानी कि हमारे भारत के लोगों का कमाया हुआ धन सोने और चांदी के रूप में लिया गया था, और वो लेके एक सर्टिफिकेट इशू किया गया था, एक रसीद इशू किया गया था कि मैं धारक को इतना रुपया मांगे जाने पे अदा करने का वचन देता हूं किसी भी मुद्रित किए हुए कार्यालय से। आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड द सम ऑफ इतना रुपीज एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। यही वचन खंड था ना 1968 से पहले। हमने बताया इसके बारे में पहले आपको। तो वो सोना चांदी लेके कागज का सर्टिफिकेट इशू कर दिया, और बोले कि जब तुम ये कागज लेके आओगे तो कोई भी मुद्रित किए हुए कार्यालय यानी कि बैंक से आपको अपना सोना चांदी मिल जाएगा। और ये मिलता भी रहा कुछ दिन तक, तो लोगों का विश्वास बना रहा। फिर धीरे 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 जब ये इसका जो मानक को घटाते गए, तो मानक घटना 1940 में भी हम आजाद नहीं थे, मानक घटना चलो ठीक है घटा, लेकिन 1947 के बाद मानक फिर क्यों घटा? 2.6 ग्राम से 1.1 ग्राम क्यों हुआ? 1.1 ग्राम से फिर 0 कैसे हो गया? तो जब हम आजाद किए तो हमारा रुपया का कीमत तो बढ़ना चाहिए था। फिर जो पहले था, जो लास्ट डॉक्यूमेंटेड अवेलेबल फॉर्म में है, 1906 के कॉइनेज एक्ट में है, 1870 के कॉइनेज एक्ट में है कि 15 रुपया इज इक्वल टू 1 मोहर, वो तो नहीं चेंज किया जाना चाहिए था। वो तो लिख के दिया था कि नहीं चेंज करेंगे। फिर कैसे चेंज हुआ? आजादी के बाद भी चेंज हुआ, ये समझ में नहीं आ रहा है। और इसके बाबत कोई सवाल, कोई जवाब नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि बोलना हाँ भाई ऐसा हुआ था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब 1947 में भारत आजाद हुआ बोल के बोला जाता है, तो हमने शोध किया कि एक जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी थी, तो उस वक्त जो उन्होंने मुद्रा चलाया रखा था, जो वैदिक मुद्रा, वैध मुद्रा, यानी कि जो असली लीगल टेंडर जो रुपया हुआ करता था, वो कितना था? वो था 37,440 करोड़ वैध मुद्रा थे। तो यानी कि जब मान लीजिए आप किसी को घर में रेंट में देते हैं घर को अपना, और जो आपका टेनेंट है, जो किराएदार है, जब घर छोड़ता है तो आप चेक करते हैं कि नहीं करते हैं कि घर में सब सही सलामत है कि नहीं, कोई चीज़ टूटा तो नहीं है, जो प्लम्बिंग का काम है वो ठीक से, कोई पाइप वाइप नहीं टूटा है ना, इलेक्ट्रिसिटी का कोई डैमेज तो नहीं हुआ है, और जो प्राइमा फेसी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लुक एंड फील है, उसमें तो कोई डैमेज नहीं आया है, सब ठीक ठाक है, चेक करते हैं। और फिर चेक करने के बाद अगर सब सही है तो आप उसको सिक्योरिटी मनी लौटा देते हैं। अगर नहीं है ठीक तो सिक्योरिटी मनी से कुछ काट के, जितना भी उसका नुकसान हुआ वो काट के आप लौटा देते हैं। तो जैसे देश आजाद हुआ, तो जो नोट ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट इशू किए थे, वो नोट तो वापस ले लिए। वो किसके बिना पे इशू किया था? वो पेपर करेंसी। पेपर करेंसी से पहले करेंसी का, मुद्रा का स्वरूप क्या था? सोना और चांदी। यानी कि सोना और चांदी लेके तो आपको मुद्रा, मतलब नोट या कागज या सर्टिफिकेट इशू किया था ना, रसीद इशू किया था। तो रसीद कैंसिल हो गया, तो सोना और चांदी, सोना कहाँ गया? वो सोने का ऑडिट हुआ कि नहीं? किसी ने उस वक्त तो सवाल पूछा कि नहीं पूछा, कि उसके बाद भी पूछा कि नहीं पूछा कि भैया सोना गया कहाँ? या तो आप सोना लौटा दिए लोगों को, लोगों का सोना था तो सोना लौटा देना चाहिए था, और लौटा देने के बाद फिर आप नया नोट इशू करते, या फिर उसको ऑडिट कर लेते, जितना भारत का मुद्रा है वो रह जाता भारत के ट्रेजरी में, और फिर आप नया नोट उसी हिसाब से आप इशू करते। तो ये काम हुआ कि नहीं हुआ, ये सवाल है। लेकिन ये सवाल कोई नहीं पूछता है।